हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 एग्जाम को लेकर। आप लोगों को पता होगा, इसका एडमिट कार्ड ईएसबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और अभी तक आपने सबने चेक कर भी लिया होगा। अब आपको क्लियरिटी है कि आपका एग्जाम किस डेट को होना है। अब हर स्टूडेंट को क्लियरिटी है कि मेरे पास मेरे एग्जाम में कितना टाइम बचा है, क्योंकि डेट यहाँ पर मेंशन हो चुकी है और आपने सबने देख ली होगी। आज हम बात करेंगे कि इन बचे हुए दिनों में हो सकता है किसी के पास 7 दिन बचे हो सकता है किसी के पास 10 दिन बचे और हो सकता है किसी के पास 15 दिन भी बचे हो। तो इन बचे हुए दिनों में हम किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करें, कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से हमारे जो पढ़ी हुई चीज है उसमें से भी हम जानबूझकर गलती करके और हमारे एग्जाम में मार्क्स को कम कर लेते हैं। है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, जनरली उन गलतियों से कैसे बचें और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। और आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो एग्जाम हॉल में जो बच्चा एक प्रेशर फील करता है उसको कैसे आप डील करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी के लिए हम सबसे पहले अगर बात आपसे करें तो वो क्या है, रिवीजन। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सबसे पहला आप मेरी बात मानिए और जाके रिवीजन कीजिए। नए पढ़ने के चक्कर में आप नए पढ़ेंगे, पुराने पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो आप कई बार ये नोटिस कर चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप कई बार एग्जाम दे चुके होंगे। और जो पहली बार दे रहा हो वो तो ये आप महसूस करेगा ही कि जानबूझकर कभी कभी क्या होता है कि जो हम पढ़ चुके होते हैं और उसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसके बावजूद भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, तो ये गलतियां जो हम अभी कर रहे हैं वही गलतियों का खामियाजा हमें एग्जाम सेंटर में भुगतना पड़ता है। हमें आने के बाद भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से रिवीजन नहीं करते। पहला फोकस आप ये करिए कि जो मैंने पढ़ा है उस टॉपिक से अगर कुछ भी पूछे, कितना ही डीपली पूछे, कितना ही घुमा फिरा के कुछ भी क्यों ना पूछे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो मेरे से 100% बनना है। पहला कमिटमेंट आपको ये करना है। ठीक। और ये कब हो पाएगा, जब आप इसका रिवीजन करेंगे। तो पांचों सब्जेक्ट का आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। फिर रिवीजन के बाद अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बच पा रहा है तो आप नया थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वो भी थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाकर। आप जो ज्यादा वेटेज जिस टॉपिक का है वो टॉपिक आप जरूर देखिए। जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक की छेड़ मत कीजिए। है ना। या एक दो क्वेश्चन रेयरली केस में कभी आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो रेयरली केस में जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आप उन पर कम फोकस करते हुए ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक पर पहले फोकस कीजिए। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर आप जब मैथ से सोल्व करते हो तो जब आप एग्जाम सेंटर में देखेंगे तो कई बार मैथ्स के क्वेश्चन जानबूझकर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं या इतने लेंदी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो जो आपको उलझाएंगे 100% उलझाएंगे। और जब 100% उलझ जाएंगे तो आप देखोगे कि आप अपना 5 से 6 मिनट उस क्वेश्चन में खराब करने के बाद आपके पास जो रिजल्टिंग डेटा आएगा या रिजल्ट जो उसका आएगा वो क्या आएगा कि आपसे उस क्वेश्चन को सोल्व करते नहीं बना। आप नोटिस करेंगे, और अगर आपने नोटिस किया भी होगा, इससे पहले एग्जाम दिया है कि कुछ क्वेश्चन इतने लेंदी इतने डिफिकल्टी लेवल के होते हैं जिनको आप सोल्व करने जाओगे तो वो 4 से 5 मिनट आपका खराब कर देगा और इसके बावजूद भी आप उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर आपको एग्जाम में फाइट नहीं करनी है, ये चीज याद रखना। है ना। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, ये मान के चलिए। तो वहां आपको एग्जाम में फाइट नहीं करनी है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं स्क्रीन पर तो आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाती है कि हाँ, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में क्लियरिटी क्या बनती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, किस मेथड से होगा और किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। और अगर आप पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन में उलझ रहे हो, आप क्वेश्चन को ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन क्या है, तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को उस टाइम तो फिलहाल स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगर आपको उस क्वेश्चन की अप्रोच ही नहीं पता, उसका बेसिक नहीं पता और माइंड में ये लग जाता है, जो क्वेश्चन हमें आता है हम आधा से आधा क्वेश्चन माइंड में सोल्व कर लेते हैं, या पूरा जो माइंड का एक मैप बन जाता है उस क्वेश्चन का। माइंड में उस क्वेश्चन का एक मैप बन जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के दौरान ऐसे किया था या ऐसे होगा। अगर इतनी क्लियरिटी माइंड में किसी क्वेश्चन को लेकर हो रही है तो आप उसको सोल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उनको बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हो या आपको लग रहा है कि ये मैंने शायद कभी पढ़ा नहीं या इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान नहीं सोल्व किया, तो उसको बिना सोचे समझे तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर वो लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाऊंगा या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान सोल्व किया था, तो आप उस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट
जितना भी आपके पास टाइम है कम से कम टाइम लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा उलझा देते हैं और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपके पास टाइम एकदम आपको ऐसा लगता है कि इतना कम टाइम बचा है। ये टाइम कहाँ कंज्यूम होता है, तो ये टाइम आपका मैथ्स के क्वेश्चन के दौरान कंज्यूम होता है। तो इसका आप खासकर अच्छे से ख्याल रखिए, मतलब अच्छे से याद रखिए इस चीज को कि आपको टाइम कंज्यूम होने से बचाना है ना। जो क्वेश्चन आ रहा है तुरंत आप उसको सोल्व कीजिए, नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करके फिलहाल छोड़ दीजिए, लास्ट में टाइम मिलेगा तो आप उन क्वेश्चन पर जाकर डबल से उनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेडागोजी की, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज के अंदर भी पेडागोजी आती है ना, और सीडीपी के अंदर भी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी में आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके खासकर क्वेश्चन जो मेंटली अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड होते हैं। कई बार आप देखोगे एक ही क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको पढ़ने के बाद सही लगते हैं, वो क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है या सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तो पेडागोजी के अंदर एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए, है ना, नेगेटिव पूछा जाए तो आपको नेगेटिव वाली टर्म या ऑप्शन ढूंढना है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको जितने नेगेटिव ऑप्शन दिख रहे हैं उनको सबसे पहले स्किप कीजिए। खासकर आप पेडागोजी देखेंगे और आपने प्रैक्टिस किया भी होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पेडागोजी के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको ऑप्शन को स्किप करके करना होता है। आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे, चार में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा लगे कि हाँ ये इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। फिर बाकी के तीन क्वेश्चन पढ़िए, तीन क्वेश्चन में से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन उससे मिलता जुलता लग रहा है आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए। तो आपको ऑप्शन को स्किप करते हुए भी क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, खासकर पेडागोजी में। ठीक है, तो आपको पेडागोजी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे कि बहुत ज्यादा उलझाते हैं। तो कई बार तो आपको लगता है कि हमने ये सही करा, लेकिन इसके बावजूद भी आंसर गलत होता है जब आप आंसर की मैच करते हो। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। कई बार नेगेटिव क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो जब नेगेटिव क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको आंसर भी नेगेटिव के साथ जाना है। तो पेडागोजी को तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक, इसके बाद मैथ्स का मैं आपको बता चुका हूँ। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि आपके पास पैसेज होते हैं, एक पद्यांश होता है एक गद्यांश होता है। पद्यांश और गद्यांश आपको पता होगा, एक छोटा सा पैसेज होता है और एक बहुत बड़ा स्टोरी टाइप का पैसेज होता है। स्टोरी टाइप के पैसेज को जब भी आप सोल्व करो तो पहला आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस पैसेज के बाद जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर ने सॉरी क्वेश्चन ने जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले पढ़ना। पैसेज पढ़ने से पहले आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में कम से कम 10 से 20% क्वेश्चन रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये चीजें पूछे गई है। और जब आप इसके बाद पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जहां भी दिखे तो आप तुरंत एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ देखिए और जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे मैच कीजिए। तो आपको क्या होगा यहाँ से कि आंसर फाइंड करने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन रीड करने के बाद वापस पैसेज पढ़ने जाएंगे और फिर उनके क्वेश्चन को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी, आपको पैसेज का क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन के बाद जैसे ही आप पैसेज पढ़ने जाएंगे तो कई बार आप देखेंगे बिना पैसेज पढ़े जैसे ही आपका क्वेश्चन मैच करता है पैसेज के किसी वर्ड के साथ, तो वहां आपको उतना पूरा ना पढ़ने के बावजूद भी आप एक दो क्वेश्चन का आंसर तो स्टार्टिंग की हो सकता है 2 लाइन के अंदर आप फाइंड कर लो। तो यहाँ से आपकी टाइम की बचत होगी। रही बात अ, अ, व्याकरण की, तो व्याकरण हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछी जाती है। जो सीटेट एग्जाम होता है जनरली अगर मैं उसमें वो उसके बारे में बताता तो उसमें ग्रामर का कम पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी ग्रामर पूछी जाती है दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। वो ग्रामर में भी आप देखिए खासकर जो समास है, समास हुआ, अलंकार हुआ, ठीक है, इसके बाद रस हुआ, ये जो खास खास टॉपिक आपके पास है इन टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तत्सम और तद्भव जरूर पूछा जाता है ना। और ये कहाँ से उठाएंगे तो ये आपको पर्टिकुलर याद नहीं करना, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना है। ये पर्टिकुलर किसी पैसेज के अंदर कोई एक शब्द उठा लेंगे और उस शब्द में ही पूछ लेंगे ये कौन सा समास है इसमें, ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें, कौन सा रस है। कुछ भी आपसे एक पैराग्राफ पूछ के कोई हो सकता है जैसे मोटिवेशनल टाइप का हो तो किसी भी एक पैराग्राफ को उठा के पूछ लिया इसमें कौन सा रस है, ठीक है। या पैराग्राफ इस तरीके से हो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शोक व्यक्त करता हो या इस तरीके से मिलता जुलता हो, तो वो आपसे फिर पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को या एक पैराग्राफ के एक कंप्लीट सेंटेंस को देके। तो आपको ये चीजें करनी है हिंदी और इंग्लिश में खासकर,
है ना। हिंदी और इंग्लिश में आपको पैसेज आते हैं ज़्यादातर, और पेडागोजी भी आती है, तो पेडागोजी को भी मैंने आपको बता दिया है। आपको है ना ऑप्शन को और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ऑप्शन को स्किप करते हुए आप क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। पेडागोजी करने का सबसे बेस्ट तरीका है। रही बात इसके जो सीडीपी है, सीडीपी में तो आपको जो खास खास थ्योरी है, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपको चारों स्टेज पढ़नी है। स्टेज की आपको एज पढ़नी है, इसके बाद है ना, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस एज में क्या होता है, किस एज में बच्चा मानसिक विकास होता है, किस अवस्था में बच्चा किस तरह की गतिविधि करने लगता है। तो ये जितने भी आपके सीडीपी के टॉपिक हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने। कुछ सिद्धांत जैसे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद ब्रूनर का सिद्धांत। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन वहां से भी जरूर पूछा जाता है, जो बुद्धि इंटेलिजेंस होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है सीडीपी के अंदर जहां से 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मेन मेन थ्योरी है आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद इसमें जो पेडागोजी का पार्ट बचा है, पेडागोजी के पार्ट के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से सेम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। अच्छे से रीड करने के बाद आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपको मिलते जुलते दिखेंगे, और मिलते जुलते दिखेंगे तो आप कभी एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से क्वेश्चन पढ़ना है, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर को देना है ना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमेशा इसमें पेडागोजी के टर्म में हमेशा टीचर और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए, ठीक है, किस तरीके से वो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझाते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कभी भी बच्चों को आप बोझ समझ के, है ना, या फिर मैं आपको एक काम करूंगा, पेडागोजी के अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं जो हमेशा क्वेश्चन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं या पॉजिटिव बनाते हैं, और जो कभी भी बच्चे के कॉन्सेप्ट में या टीचर और बच्चे के कॉन्सेप्ट में कभी भी उस चीज के लिए हमेशा सही होते हैं। तो कुछ ऐसे टेग वर्ड्स हैं सीडीपी के अंदर, आप बोलो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीडीपी के कुछ जो टेक वर्ड है उनसे आपको परिचित करा दूंगा, ताकि वो आपको काफी हेल्प करेंगे पेडागोजी के पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेपरेट इसकी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप सीडीपी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और एग्जाम हॉल के अंदर जो गलतियां हो सकती है वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको, ये सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। आप सबसे पहले आप उसी पोर्शन को सोल्व करना। एक चीज और याद रखो कि जो पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, या जहां अपने आप को आप स्ट्रोंग फील करते हो जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर, तो आप उस पोर्शन को सबसे पहले सोल्व करना। अगर कोई भी क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो उसको वहां उससे लड़ने झगड़ने बैठने मत बैठ जाना, उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लेंदी होते हैं, पैराग्राफ आप देखोगे तो बहुत लेंदी पैराग्राफ होते हैं। इनको 2-3 बार अगर आपने पैराग्राफ सोल्व कर लिया तो आपके 4-5 मिनट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन गलतियों से बचना है। और इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके माइंड में रहती है, कोई भी डाउट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो उन्हीं आपके टॉपिक, आपकी क्वेरी के ऊपर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।